हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास को, जिसमें हम गढ़वाल के पवार राजवंश के बारे में कवर कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पृथ्वीपति शाह, जो कि पवार राजवंश का एक शासक था, उसके बारे में कवर करा था। आज के लेक्चर में हम उसी पृथ्वीपति शाह के बाद जो अगला शासक पवार राजवंश का बनता है, फतेहपति शाह, उसके बारे में कवर करेंगे। देखिए, फतेहपति शाह जो शासक रहा था पवार राजवंश का, वो 1664 से 1696 ईस्वी तक रहा था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसका जो शासनकाल मानते हैं वो 1664 से 1716 ईस्वी तक भी माना जाता है। तो 1664 से 1696 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा था वो फतेहपति शाह का रहा था। अब देखो, जब हमने प्रीवियस लेक्चर फतेहपति शाह का कवर किया था तो हमने उसमें जाना था कि जो पृथ्वीपति शाह को हमने कवर किया था, तो उस पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में जो उसका पुत्र रहा था, ठीक है, जिसका नाम था मेदिनी शाह, उसने क्या करा, उसने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेने वाले सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया। जिस कारण इसी पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को देश निकाला कर दिया। और देश निकाला करने के बाद जो मेदिनी शाह था वो दिल्ली सल्तनत की ओर चला गया, जहां 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जब 2 साल बाद उसकी मृत्यु हुई तो इस मृत्यु के बाद जो यहाँ पृथ्वीपति शाह की जो जनता थी, उनमें जब आक्रोश फैला तो पृथ्वीपति शाह ने अपने पोते फतेहपति शाह को, यानी मेदिनी शाह के पुत्र फतेहपति शाह को अगला शासक नियुक्त करा, जिसने 1664 ईस्वी से 1696 ईस्वी तक शासन करा। तो देखिए, फतेहपति शाह जब शासक बनता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यही निकल के आता है कि जब ये फतेहपति शाह शासक बनता है, यानी पवार राजवंश का अगला शासक बनता है, तो उस समय इसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की होती है। ठीक है, 7 वर्ष की उस समय उम्र होती है। और ये जो 7 वर्ष की उम्र का कॉन्सेप्ट, ये किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल और हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार, हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार। ठीक है, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल और हरिकृष्ण रतूड़ी कहते हैं कि जो फतेहपति शाह था, जब वो शासक बना पवार राजवंश का, तो उस समय उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की रही थी। अब देखो, ये यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब इसकी उम्र 7 वर्ष की थी तो यहाँ पर इसका एक संरक्षक नियुक्त करा गया, और उस संरक्षक का नाम था पृथ्वीपति शाह। पति शाह। ठीक है, तो जब फतेहपति शाह शासक बना तो उस समय उसका संरक्षक बनाया गया पृथ्वीपति शाह को, यानी पृथ्वीपति शाह स्वयं इसका संरक्षक बना था। अब देखो, जब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये पृथ्वीपति शाह बूढ़ा हो जाता है और संरक्षक का पद संभालने के लिए उपयुक्त नहीं रहता। तो ये पृथ्वीपति शाह क्या करता है, पृथ्वीपति शाह इसी फतेहपति शाह का संरक्षक एक महिला को नियुक्त करता है, जिसका नाम था रानी कटौची। ठीक है, तो अगली जो इसकी संरक्षिका बनती है वो बनती है रानी कटौची। तो फतेहपति शाह पवार राजवंश का एक ऐसा शासक था जिसके 2 संरक्षक रहे थे, एक महिला रानी कटौची रही थी और दूसरा जो इसका संरक्षक रहा था वो स्वयं पृथ्वीपति शाह रहा था। अब यही रानी कटौची इस फतेहपति शाह की संरक्षिका बनती है, तो ये अपने साथ अपने 5 भाइयों को भी लाती है, 5 भाइयों को भी लाती है। इन्हीं 5 भाइयों को नाम दिया गया पंच कटौच का। ठीक है, इन 5 भाइयों को क्या नाम दिया गया? पंच कटौच का, जो रानी कटौची के भाई रहे थे। अब ये रानी कटौची कौन थी, थोड़ा सा इस रानी कटौची के बारे में बात करते हैं। देखो, ये रानी कटौची कांगड़ा शासक की पुत्री रही थी। कांगड़ा में एक शासक राज किया करता था, उस कांगड़ा शासक की ये पुत्री थी और साथ साथ ये सिरमौर की रानी हुआ करती थी, सिरमौर की
रानी। तो रानी कटौची कहाँ की रानी थी? सिरमौर की रानी थी और कांगड़ा शासक की पुत्री रही थी। 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आए। अब 5 भाइयों के बारे में देखो। जब ये पंचकटौच पवार शासक में आते हैं, पवार राजवंश में आते हैं, तो ये पंचकटौच जो पवार शासक हैं या फिर पवार सत्ता है, उस पूरी पवार सत्ता को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिस कारण ये उस प्रजा के लिए यानी पवार शासक की, गढ़वाल की प्रजा के लिए एक कर भी दो ऐसे कर लगाते हैं जो कि महत्वपूर्ण रहते हैं। तो पंचकटौचों द्वारा लगाए गए जो कर थे, उनमें जो सबसे पहला कर था वो था चुलकर और दूसरा था स्यूदी सुप्पा कर। सबसे पहला जो कर है वो है चुलकर और दूसरा जो कर है वो है स्यूदी सुप्पा कर। इसी स्यूदी सुप्पा कर को सुपटा कर भी कहा जाता था। ठीक है, तो जो ये पंचकटौच रहे थे उनके द्वारा 2 कर लगाए गए, चुलकर और स्यूदी सुप्पा कर या फिर सुपटा कर। इसी के बाद देखो, ये जो चुलकर हुआ करता था ये परिवार पर लगने वाला एक कर हुआ करता था। तो चुलकर किस पर लगता था? पूरे परिवार पर लगने वाला एक कर हुआ करता था, जिसे मैंने लिखा है परिवार कर। अब होता क्या था, जो परिवार होता था उसमें जितने भी चूल्हे होते थे उन चूल्हों की संख्या पर निर्भर करता था चुलकर। तो चुलकर किस पर निर्भर करता था? चूल्हों की संख्या पर, चूल्हों की संख्या पर निर्भर करता था। दूसरा जो स्यूदी सुप्पा कर हुआ करता था वो होता था अनाज कर, यानी अनाज पर लगने वाला कर। जो स्यूदी सुप्पा कर था वो परिवार में रहने वाली स्त्रियों की संख्या पर निर्भर करता था, यानी जितनी ज़्यादा स्त्रियां होती थी उतने सूप भर के अनाज को कर के रूप में दिया जाता था। तो ये कर क्या था? स्यूदी सुप्पा कर था और चुलकर जो था परिवार कर था। देखो, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि चुलकर और स्यूदी सुप्पा कर किनके द्वारा लगाया गया, तो उसमें जो आपका आंसर होगा पंचकटौच होगा। ठीक है, पंचकटौचों द्वारा लगाया गया जो कर था वो कौन सा था? वो स्यूदी सुप्पा कर और चुलकर रहा था। अब देखो, अब यही जो पंचकटौच हुआ करते थे, इन्होंने प्रजा पर इतने अत्याचार करे, पवार राजवंश की जो प्रजा रही थी उस राजवंश की प्रजा पर इतने अत्याचार करे कि प्रजा ने इनकी हत्या कर दी। अब देखो, जब प्रजा ने इनकी हत्या करी तो राजा के जो कुछ मंत्री रहे थे उन मंत्रियों ने भी पूरी प्रजा का साथ दिया। जिस प्रकार प्रजा द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, उसी में एक मंत्री का नाम था, फतेहपति शाह के एक मंत्री का नाम था पूरिया नैथानी। ठीक है, पूरिया नैथानी। ये जो मंत्री हुआ करता था, ये जो पूरिया नैथानी मंत्री था, ये फतेहपति शाह का एक मंत्री हुआ करता था। ठीक है, जिसने प्रजा के साथ मिलकर इन सभी पंचकटौचों की हत्या कर दी। देखिए, ये जो फतेहपति शाह शासक रहा था पवार राजवंश का, इसी के शासनकाल को, इसके जो शासनकाल रहा था इसको गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये जो गढ़वाल के स्वर्णकाल की संज्ञा दी फतेहपति शाह के शासनकाल को, ये दी गई कवि मतीराम के द्वारा, कवि मतीराम के द्वारा। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि फतेहपति के शासनकाल को किसने गढ़वाल के स्वर्णकाल की संज्ञा दी? उसका आंसर हो जाएगा कवि मतीराम ने। अब देखो, जो फतेहपति शाह था उसके दरबार को क्यों मतीराम ने गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा? क्योंकि इसके दरबार में चंद्रगुप्त की तरह और सम्राट अकबर की तरह और चंद्रगुप्त की तरह 9 रत्न हुआ करते थे, साथ साथ पंचकटौच हुआ करते थे, और इसने अलग अलग प्रकार के कवियों को संरक्षण दे रखा था, जिस कारण मतीराम ने इसके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। तो अब हम आगे इन्हीं सभी 9 रत्नों के नाम को कवर कर लेते हैं।
तो फतेहपति शाह के 9 रत्नों को और पंचकटौचों के नाम को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सभी को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। देखिए जो 9 रत्न थे उनमें जो सबसे पहला रत्न हुआ करता था फतेहपति शाह का, वो था हरिदत्त थपयाल। ठीक है, तो हरिदत्त थपयाल एक रत्न हुआ करता था फतेहपति शाह का। दूसरा कीर्तिराम कन्हौला या फिर कीर्तिराम कंठौला भी इसे कहा जाता है, ये भी फतेहपति शाह का 9 रत्नों में से एक हुआ करता था। तीसरा शशिधर डंगवाल, बासवानंद बहुगुणा, हरिदत्त नौटियाल। हरिदत्त नौटियाल जो था वो भी फतेहपति शाह का एक 9 रत्न हुआ करता था। रुद्रदत्त कामोठी भी इसका 9 रत्न था। खेतराम धसमाना, सुरेशानंद बर्थवाल और सहदेव चंदोला, ये सभी जो थे वो फतेहपति शाह के 9 रत्न हुआ करते थे। अब देखो हमने पढ़ा कि जो पंचकटौच थे उनकी हत्या प्रजा द्वारा और पूर्या नैथानी के द्वारा कर दी गई थी। उन्हीं पंचकटौचों में जो सबसे पहला पंचकटौच था वो था आलम सिंह, भगवत सिंह, कलम सिंह। तीसरा जो था वो कलम सिंह था, चौथा जो था वो दयाल सिंह था और पांचवा जो था वो महीपति सिंह था। तो ये जो थे वो पंचकटौच थे और ये जो थे वो महपति शाह के 9 रत्न रहे थे। इसी के बाद हम कवर करते हैं जो फतेहपति शाह था उसके शासनकाल में लिखी गई प्रमुख पुस्तकों को, और साथ साथ उसके दरबार में जो प्रमुख कवि थे या जो उसके राजकवि रहे थे उन सभी के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी फतेहपति शाह के दरबार में जिससे हमें पवार राजवंश की जानकारी मिलती है, उनमें जो फर्स्ट पुस्तक है वो है फतेह शाह करण। अब देखो ये जो फतेह शाह करण थी इसके जो लेखक थे वो जटाधार या फिर जटाशंकर थे। जटाधार को ही जटाशंकर भी कहा जाता है जिन्होंने फतेह शाह करण नामक पुस्तक लिखी। फतेहपति शाह करण या फिर फतेह शाह करण जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई? जटाधर या फिर जटाशंकर के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें फतेहपति शाह का भी वर्णन दिया गया था और पवार राजवंश की भी इससे हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरी जो पुस्तक लिखी गई वो फतेह शाह यशोवर्णन लिखी गई। फतेह शाह यशोवर्णन। अब ये जो फतेह शाह यशोवर्णन थी इसके जो लेखक थे वो थे रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र जो लेखक थे वो फतेह शाह यशोवर्णन के लेखक थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो थी फतेह प्रकाश। ठीक है, फतेह प्रकाश जो थी वो तीसरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसके लेखक जो हैं वो हैं कवि रत्न। ठीक है, कवि रत्न जो हैं वो इसके लेखक हैं। अब देखो ये जो कवि रत्न थे ये फतेहपति शाह के दरबारी कवि भी रहे थे। तो फतेहपति शाह के दरबारी कवि जो कवि रत्न थे उन्होंने फतेह प्रकाश का वर्णन करा। चौथी पुस्तक थी वृत्त विचार। वृत्त विचार भी सुखदेव मिश्र के द्वारा लिखी गई थी और ये सुखदेव मिश्र भी इसके दरबारी कवि रहे थे। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, दरबारी कवि। तो 2 महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे कवि रत्न सुखदेव मिश्र जो फतेहपति शाह के दरबारी कवि थे, जिनमें कवि रत्न ने फतेह प्रकाश का वर्णन करा या फतेह प्रकाश लिखी और दूसरी जो पुस्तक लिखी वो सुखदेव मिश्र द्वारा वृत्त विचार लिखी गई। एक जो लास्ट पुस्तक है वो है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी को ही छंदसार पिंगल भी कहा जाता है। ये जो वृत्त कौमुदी थी ये मतीराम द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक रही थी। अब ये जो वृत्त कौमुदी पुस्तक थी इसमें मतीराम ने फतेहपति शाह की तुलना छत्रपति शिवाजी से करी थी। तो छत्रपति शिवाजी से फतेह शाह की तुलना किसके द्वारा करी गई? अगर ये आपका क्वेश्चन बने तो इसका आंसर हो जाएगा मतीराम के द्वारा। मतीराम ने अपनी वृत्त कौमुदी में छत्रपति शिवाजी से तुलना करी थी फतेहपति शाह की। साथ साथ मौलाराम जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम आपने सुना होगा, मौलाराम ने प्रीतम शाह कहा फतेहपति शाह को। तो फतेहपति शाह को प्रीतम शाह कहने वाला जो चित्रकार थे वो थे मौला राम। इसी के बाद देखो दरबारी कवि की बात करते हैं। तो दरबारी कवि जो रहे थे फतेहपति शाह के वो 2 दरबारी कवि रहे थे जिनमें कवि रत्न और सुखदेव मिश्र थे। कवि रत्न ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कवि रत्न के द्वारा फतेह प्रकाश लिखी गई और सुखदेव मिश्र के द्वारा वृत्त विचार का वर्णन किया गया। अब श्री रत्न कवि या फिर जो कवि रत्न जिसे
जिसे कहा जाता है, इनका वास्तविक नाम कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ऐसे न बन के आपसे पूछ लेगा कि फतेह प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई, और आपको वहां पर कवि रत्न ऑप्शन में ही ना मिले, आपको वहां पर कवि रत्न की जगह देखने को मिलेगा शेमराज। ठीक है, शेमराज नाम का व्यक्ति आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसी शेमराज जो नाम था, जो वास्तविक नाम था, वो श्री रत्न कवि का हुआ करता था। श्री रत्न कवि का ही नाम जो था वो शेमराज था, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जिन्होंने पुस्तक लिखी थी फतेह प्रकाश। अब ये जो फतेहपति शाह का कवि था, इसने जो फतेहपति शाह की तुलना करी या फतेहपति शाह को बताया कि फतेहपति शाह हिंदुओं का रक्षक है, शील सागर है और उदंडों को दंड देने वाला शासक है, जो कि पवार राजवंश का एक शासक रहा, जिसने 1664 ईस्वी से 1696 ईस्वी तक शासन किया। अब देखो, फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध भी काफी महत्वपूर्ण है। उस युद्ध को अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फतेहपति शाह के मध्य और गुरु गोविंद सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है भगौड़ी का युद्ध। अब ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये जो भगौड़ी का युद्ध लड़ा गया था, ये 18 सितंबर 1688 ईस्वी को लड़ा गया। तो 18 सितंबर 1688 ईस्वी को फतेहपति शाह के मध्य और गुरु गोविंद सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ। फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है भगौड़ी का युद्ध। भगौड़ी का युद्ध। ठीक है, तो जो भगौड़ी का युद्ध हुआ था वो फतेहपति शाह के मध्य और गुरु गोविंद सिंह के मध्य 18 सितंबर 1688 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि ये युद्ध क्यों लड़ा गया था। देखो, ये युद्ध का एक मेन कारण यह था कि इसमें गुरु गोविंद सिंह ने चंदों का साथ दिया था। सर्वप्रथम क्या था, सर्वप्रथम फतेहपति शाह के मध्य और गुरु गोविंद सिंह के मध्य जो संबंध था वो काफी अच्छे थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये संबंध बिगड़ते चले गए और एक बार क्या हुआ, फतेहपति शाह ने गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया। ये जो युद्ध है, ये जो भगौड़ी का युद्ध है, इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी पुस्तक विचित्र नाटक में भी करा है। तो विचित्र नाटक में या फिर विचित्र नाटक जो लिखी गई है पुस्तक, वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसी विचित्र नाटक में इन्होंने कहा कि जो फतेहपति शाह था उसने बिना वजह ही आक्रमण करा था। ठीक है, जिसका हमें जो ये भगौड़ी का युद्ध है, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें विचित्र नाटक से मिलती है, जिसको गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया है, जिसमें भगौड़ी के युद्ध का भी वर्णन करा गया है। अब देखो, ये जो फतेहपति शाह का शासनकाल था, इसी के शासनकाल में गुरु रामराय जो थे वो देहरादून आए थे। तो गुरु रामराय जो देहरादून आए थे वो 1675 ईस्वी में देहरादून आए थे। कौन आए थे? गुरु राम राय। तो गुरु राम राय किसके शासनकाल में, किस पवार शासक के शासनकाल में देहरादून आए? ये अगर क्वेश्चन बने तो उसका आंसर हो जाएगा फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के शासनकाल में ही 1675 ईस्वी में गुरु राम राय देहरादून आए थे। अब देखो, इन्होंने क्या करा था, जब ये देहरादून क्षेत्र में आए थे तो इन्होंने देहरादून के खुड़बुड़ा क्षेत्र में डेरा डाला, जिस कारण उस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ गया देहरादून। जो देहरादून नाम है वो इन्हीं गुरु राम राय के खुड़बुड़ा के क्षेत्र में डेरा डालने के कारण देहरादून नाम मिला है। इसी के पश्चात जब ये गुरु राम राय देहरादून क्षेत्र में आए तो 1699 ईस्वी में यहाँ झंडा मेला की शुरुआत हुई। झंडा मेला की शुरुआत हुई। जो झंडा मेला की जो शुरुआत करी गई वो कब करी गई? 1699 ईस्वी में करी गई थी। तो ये सभी जो पॉइंट थे वो फतेहपति शाह के बारे में थे। इसके बाद हम अगले पवार शासकों को कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।